ओके, नाउ वेलकम बैक। आज से बेटा अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपना BW का लेक्चर नंबर। आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपना BW का लेक्चर नंबर 26। BW बेसिक इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग लेक्चर नंबर 26। लेक्चर नंबर 26। आज से अपन ने बेटा अभी तक हमने जो लेक्चर नंबर 25 तक हमने क्या क्या कवर कर लिया। हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर ली है। यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है। नोडल एनालिसिस, मेश एनालिसिस, बेसिक कंपोनेंट्स, ऑल द थ्योरम्स, all numericals and large number of numerical we cover in the unit 1 till 25 lectures. Okay, आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 26 एंड यूनिट 2। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 क्या है आपका? यूनिट 2 है आपका एसी सर्किट्स। यूनिट 2 क्या है आपका? एसी सर्किट्स को हमें स्टार्ट करना है। ये जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है बेटा, ये कंप्लीट आपका सिलेबस है। ये आपका कंप्लीट सिलेबस आ गया है इस यूनिट का। तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है। इस कंप्लीट सिलेबस को हमें अब डिस्कस करना है, क्योंकि आज अपना टारगेट सिलेबस को ही डिस्कस करने का लेके चल रही है। तो देखो, इस जो कंप्लीट सिलेबस है, इसको मैंने यहाँ पे बोर्ड पे देखो, मैंने 3 डिफरेंट कलर्स में लिख रखा है। 3 डिफरेंट कलर में क्यों लिखा है? क्योंकि मैं इस पूरे सिलेबस को 3 पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूँ। मैंने इस पूरे सिलेबस को क्या कर दिया? 3 डिफरेंट पार्ट में स्प्लिट कर दिया। पार्ट 1 आपका, ये मैंने पार्ट 1 रखा है। ये मैंने पार्ट 2 कर दिया है, जिससे आपको समझने में और चैप्टर को लर्न करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। और ये पार्ट 3 मैंने कंसिडर किया है। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, 3 डिफरेंट पार्ट्स में मैंने सिलेबस यूनिट को कवर करने की कोशिश करी है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ओके, तो फर्स्ट वन अगर अपन डिस्कस स्टार्ट करें तो मैं पार्ट 2 से स्टार्ट करना चाहता हूँ। अभी डिस्कशन स्टार्ट तो अपन पार्ट 1 से करेंगे, बेसिक स्टडी करेंगे तो शुरू से करेंगे, बट अभी जब अपन जनरल डिस्कशन कर रहे हैं इस यूनिट का, तो देखो पार्ट 2 पे अगर अपन स्टार्ट करते हैं तो पार्ट 2 पे वह फोकस करो। पार्ट 2 पे अगर आप फोकस कर रहे हो तो पार्ट 2 में देखिए कि हेडिंग क्या है। पार्ट 2 बोल रहा है एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज एसी सर्किट्स। स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए एसी सर्किट्स क्या है। एसी क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। एसी अल्टरनेटिंग करंट मतलब जहाँ पे आपके पास जो क्वांटिटी है वो टाइम के साथ क्या हो, फ्लक्चुएट्स हो, टाइम के साथ चेंज होता जाए। वो 2 टाइप्स की होती है, साइनसोइडल भी हो सकती है, कोसाइन भी हो सकती है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पहले वो समझो। एसी क्या बोलना चाहता है, व्हाट इज एसी? तो देखो, एसी की बात करें तो मैं सिंपल फॉर्म में एसी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? साइनसोइडल वेवफॉर्म। तो ये क्या है? ये साइनसोइडल वेवफॉर्म। क्या है? साइनसोइडल वेवफॉर्म। इस साइनसोइडल वेवफॉर्म को मान लो मैंने करंट है ये आई, तो यहाँ पर ये हो जाएगी, इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? आई का एक्सप्रेशन हो जाएगा आई एम साइन टी। आई एम साइन टी। टाइम के रेस्पेक्ट में ये आपके पास वैल्यू वेव कर रहा है, साइन टी। आई एम क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। कैसे अपन समझेंगे? और मान लो इस साइन वेव को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट करता हूँ, ये भी तो साइनसोइडल वेवफॉर्म है, लाइक दिस। ये भी साइनसोइडल वेवफॉर्म है। मान लो ये भी करंट ही है, तो आई को यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं? आई को रिप्रेजेंट करूंगा मैं आई एम कोस टी। क्यों करेंगे? क्या फर्क है दोनों में? तो देखो, ये अगर मेरे पास कोई भी साइन वेव, या देखो टाइम क्या है? 0। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम 0। यदि मैं टी की वैल्यू यहाँ 0 पुट करता हूँ तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। मतलब जो साइन वेव है वो अगर टाइम 0 पर कहाँ से स्टार्ट होगा? टाइम 0 पर साइन वेव स्टार्ट होती है 0 से। जबकि कोस के अंदर यदि मैं टी की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ टाइम, तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1। 1 मल्टीप्लाई आई एम, मतलब एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन्ड होगी, तो वो कौन सी होगी? कोस वेव। अदरवाइज कौन सी होगी? साइन वेव। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। कोस वेव साइन वेव को कैसे आइडेंटिफाई करोगी? कि कोस वेव तो होती है 0 से स्टार्ट, इस तरह से। उस कोस साइन वेव, कोस वेव कैसे स्टार्ट होती है? इस तरह से मूव करती है, इस तरह से मूव करेगी, वो कोस वेव है। और जो 0 से स्टार्ट होगी मूव करे, वो साइन वेव है। यही नहीं होती है, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म भी होती है, नॉन ट्रायंगुलर वेवफॉर्म भी होती है, वो मैं भी वो डिस्कस करूंगा। अब देखो,
ये तो पता हो जाना चाहिए ये साइन वेव क्या है, कोस वेव क्या है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। आपका जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 क्या बोलना चाहता है, पार्ट 2 बोल रहा है, पार्ट 2 क्या बोल रहा है, एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज एसी सर्किट्स कंसिस्टिंग ऑफ रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। ऐसा सर्किट जिसमें क्या हो, एसी सर्किट्स के रजिस्टर है, सिंगल रजिस्टर का, सिंगल इंडक्टर के साथ, सिंगल कैपेसिटर के साथ। कब, जब मैं एसी कनेक्ट कर रहा हूँ, डीसी की बात नहीं कर रहा, अब मैं एसी सप्लाई दे रहा हूँ। इंडक्टर में, सीरीज में इंडक्टर में क्या होगा, इंडक्टर सीरीज में कैसे बिहेव करेगा, कैपेसिटर सीरीज में कैसे बिहेव करेगा, इसको मुझे स्टडी करना है। देन इनका कॉम्बिनेशन कैसे, रजिस्टर यदि इंडक्टर के साथ सीरीज में लग रहा हो तब क्या वर्क करेगा, यदि रजिस्टर आपका इंडक्टर के साथ पैरेलल में लग रहा हो तब क्या वर्क करेगा, रजिस्टर यदि आपके पास कैपेसिटर के साथ सीरीज में हो तब कैसे वर्क करेगा, रजिस्टर आपका यदि कैपेसिटर के साथ पैरेलल में हो तब किस तरह से वर्क करेगा। कैसे, जब मैं यहाँ पर सब में साइनसोइडल सप्लाई प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये मुझे वर्क करना है पूरा। साइनसोइडल सप्लाई प्रोवाइड करने के बाद किस तरह से वर्क करेगा, साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड कर दिया, करंट सोर्स, जो भी ये न्यूमेरिकल में डिपेंड करता है। या फिर तीनों का सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि आपका रजिस्टर सीरीज में है, इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है, उन तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, या तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ये मुझे स्टडी करना है विथ अप्लाई द सोर्स। फर्स्ट वन बेटा एक चीज ध्यान रखना है, आज की जो अपनी क्लास चल रही है, इस क्लास को ओपनली आपको ध्यान से सुनना है, लिखना कुछ भी नहीं है, कुछ भी मत लिखना, सिर्फ समझना है, चुपचाप बैठ के सुनते रहो, आराम से बैठ के समझते रहो, क्योंकि जो लिखने का पोर्शन है वो मैं सारा कवर करूंगा। ये तो अभी मैं सिर्फ सिलेबस को डिस्कस कर रहा हूँ, तो अभी नोट कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नोट नहीं करना है। ये आपका है एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज एसी सर्किट्स, यदि सिंगल रजिस्टर है, इंडक्टर, कैपेसिटर, आरएल, आरसी, आरएलसी का सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इसके बाद में आपके इंपॉर्टेंट टर्म आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस की कंडीशन हमें समझनी है, और ये पार्ट मैंने पहले इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस यूनिट में है, क्यों, क्योंकि ये सारा पोर्शन एटलीस्ट सीरीज कॉम्बिनेशन तो आप लोगों ने 12th में भी बेसिक में पढ़ा है। 12th में भी आपने सिंपल वे में रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन, इम्पीडेंस कैलकुलेट करना, इम्पीडेंस को प्रतिबाधा बोलते हैं हिंदी में, प्रतिबाधा जेड, जिसको अपन जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपने पढ़ा है। तो ये वही पोर्शन है जो आपने 12th में भी पढ़ के आए हो, पर थोड़ा सा एडवांस है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा एडवांस है, तो ये इजीली हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बट मैं जो कराऊंगा अपन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कुछ भी ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये तो है आपका पार्ट सेकंड, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है रजिस्टर को, इंडक्टर को, कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऑल आउट थिंग्स, फिर उनका एनालिसिस करना है, इंपीडेंस कैलकुलेट करना है, वगैरह करना है, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा पार्ट 2 में। पार्ट 2 में ये सारा कॉम्बिनेशन आएगा, इसके अंदर आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं, डेरिवेशन भी आते हैं। मतलब आपका यूनिट 1 क्या, यूनिट 1 में टॉपिक, तो टॉपिक में भी सारे न्यूमेरिकल्स हैं। यूनिट 2 में आपके एग्जाम में डेरिवेशन भी आ सकता है, डेरिवेशन भी आ सकते हैं, और न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, थ्योरी पोर्शन नहीं है, डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स। नाउ अब मूव करते हैं अपन पार्ट 1 पे। पार्ट 1 की बात करें तो देखो पार्ट 1 क्या है, पार्ट 1 है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसोइडल वेवफॉर्म। पार्ट 1 क्या है, पार्ट 1 है बेटा आपका, पार्ट 1 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसोइडल वेवफॉर्म। साइनसोइडल वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करना। अब रिप्रेजेंट कैसे हो सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके पास साइनसोइडल वेवफॉर्म्स होती है। किस टाइप की होती है, डिफरेंट डिफरेंट वेवफॉर्म्स की बात करें, आपके पास साइन वेव भी होती है, कोसाइन वेव भी होती है, आपके पास ट्रायंगुलर सिंगल हाफ वेव रेक्टिफायर की वेवफॉर्म्स भी कंसीडर कर सकते हैं, वेवफॉर्म इस टाइप की भी आ सकती है। तो डिफरेंट डिफरेंट वेवफॉर्म्स लाओ, फुल वेव रेक्टिफायर की वेवफॉर्म आ गई, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म भी हो सकती है, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म इस टाइप की भी हो सकती है, एसी ट्रायंगुलर वेवफॉर्म भी आ सकती है लाइक दिस, साटूथ वेवफॉर्म भी हो सकती है लाइक दिस, रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म भी हो सकती है,
इस दे और भी डिफरेंट टाइप्स की वेवफॉर्म्स, मिक्सर भी हो सकता है, एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म दे दे, फिर रेक्टेंगुलर दे दे, फिर साटूथ दे दे, फिर रेक्टेंगुलर दे दे, इस टाइप की वेवफॉर्म भी हो सकती है। तो ये अलग अलग टाइप की वेवफॉर्म्स आएगी जिनका मुझे न्यूमेरिकल पे आ सकते हैं, और वो हम प्रैक्टिस भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सोल्व भी करेंगे। मतलब क्या बोलना चाहता है पार्ट 1, रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसॉइडल वेवफॉर्म्स। अब जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी भी यूज में लेंगे कि क्या होती है फ्रीक्वेंसी, क्या होता है टाइम पीरियड, क्या होता है साइकिल, क्या होती है पीक वैल्यू, क्या होती है आरएमएस वैल्यू, क्या होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। ऑल आर दस कवर इन दिस टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसॉइडल वेवफॉर्म, जिसमें अपन बेसिक फंडामेंटल टर्मिनोलॉजीज को भी पढ़ते हुए चलेंगे। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे? कोई भी साइनसॉइडल वेवफॉर्म्स होगी तो उसमें आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी, आपके पास उसमें पीक वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू पीक वैल्यू होगी, आपके पास साइकिल होगा, साइकिल होगा तो टाइम पीरियड भी होगा, टाइम पीरियड है तो फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। एंगल्स होगा, पावर फैक्टर एंगल होगा, लैगिंग होगा, लीडिंग होगा, वो सब हमें कवर करना है बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बाद। अब उसके बाद में आपके पास आता है सेकंड टॉपिक, क्या? मैक्सिमम वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यूज। ये मैक्सिमम वैल्यू आरएमएस वैल्यू में आपका एग्जाम में पूछने के चांसेस 2 मार्क्स में मैक्सिमम है। मैक्सिमम वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, मैं लिखना भूल गया, एवरेज वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यूज, कोई भी आपको वेवफॉर्म दे देगा लाइक दिस, ये वेवफॉर्म दे दे आपको मान लीजिए, और बोल दे कि फॉर द गिवन वेवफॉर्म फाइंड द एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू, या फिर तो वो आपको न्यूमेरिकल बन जाता है 10 मार्क्स में। 2 मार्क्स में क्या जाएगा? डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यूज। 2 मार्क्स में आ गया तो आपको उसकी डेफिनेशन देनी है, फॉर्मूला बताना है, और ड्राइव भी करके दे सकते हो चाहो तो ये हो गया इसका टर्म्स, मैक्सिमम वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यूज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेकंड टॉपिक। फिर आपके आता है फेजर रिप्रेजेंटेशन, फेजर डायग्राम्स बनाना। अब फेजर डायग्राम कैसे होते हैं आप लोगों ने समझा होगा, वैसे मैं सारी चीजें कवर करूंगा, पर लिंक करना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत जोड़ना चाहता हूँ रजिस्टर के साथ, इंडक्टर के साथ, जो आपने 12th में पढ़ा था। आपने देखा होगा कि जब रजिस्टर की स्टडी करी थी आप लोगों ने आज, तो जब हमने इसको करंट फ्लो कर रहा था आई, और जब मैंने यहाँ पे सोर्स लगाया था कोई वोल्टेज सोर्स वी, तो आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने रजिस्टर किया था तो आपके केस में जब हमने इसका डायग्राम बनाए थे, फेजर डायग्राम, तो जिस डायरेक्शन में वोल्टेज होता है सेम डायरेक्शन में ही आपके पास करंट आता है। जिस डायरेक्शन में वोल्टेज फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में करंट आता था। मतलब फाई क्या होता था रजिस्टर के केस में? 0। मतलब फाई 0 का होने का मतलब क्या हो गया? पावर फैक्टर क्या होता है? कोस फाई। पावर फैक्टर क्या होता है? कोस फाई। कोस 0 की वैल्यू 1। तो रजिस्टर क्या रिप्रेजेंट करता था याद हो तो? यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर रिप्रेजेंट करके चलता था। अगर मैं बात करूं इंडक्टर की, ऐसे कैपेसिटर की, तो इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में क्या होता था? याद आ रहा हो पुराना, क्योंकि मैं वैसे डिटेल में 0 से स्टार्ट करेंगे, पर जब मैं मानता हूं कि यदि मैंने मान लो इंडक्टर को किया था कंसीडर, इंडक्टर के केस में जब यहाँ से करंट फ्लो कर रहा था, कब? जब मैंने कोई वोल्टेज सोर्सेस को कनेक्ट किया एसी अल्टरनेटिव वोल्टेज सोर्स से, तो आपको याद हो रहा होगा इंडक्टर के केस में यदि आपका फेजर डायग्राम किस तरह से बन रहा था, इंडक्टर के केस में फेजर डायग्राम कैसा बनेगा कि अगर आपका ये वोल्टेज वी है तो इंडक्टर के केस में करंट लैग कर रहा था आई 90 डिग्री से, याद आ रहा होगा। मतलब आपके पास फाई कितना हो रहा था? 90 डिग्री लैग कर रहा था। 90 डिग्री लैग, इंडक्टर क्या करता है? 90 डिग्री लैगिंग करता है। और कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में क्या था? वो सारी चीज अपन पढ़ेंगे वापस से, बिल्कुल बेसिक से, डायग्राम भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। करंट आई तो कैपेसिटर क्या करता है? लीड करता है। मतलब ये वोल्टेज अगर मैंने रेफरेंस लिया, फेजर डायग्राम में रेफरेंस लिया, तो करंट क्या करता था? लीड करता था। कितना? 90 डिग्री से लीड करता था। फाई कितना होता था? लीड। तो आपके पास अगर हम बात करें तो कैपेसिटर क्या करता था? लीडिंग पावर फैक्टर को शो करता था, इंडक्टर लैगिंग को शो करता था, रजिस्टर यूनिटी पावर फैक्टर को शो करता था। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, आई थिंक आपको याद होगा। याद है? कुछ याद आ रहा है?
यस सर। यस सर। ये आपको टर्मिनोलॉजीज पढ़नी है, फेजर Yes, डायग्राम sir. बनाने हैं। फेजर डायग्राम किसके बनाने हैं? रजिस्टर के, इंडक्टर के, कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशंस के बनाने हैं। वो सारा अपन बिल्कुल जीरो से करेंगे, बिल्कुल जैसे मतलब आपने कभी पढ़ाई ना हो, बट हेल्प मिलेगी क्योंकि आपने 12th पास की है, और 12th तो पास की है तभी तो आप बीटेक में एडमिशन लिए। फिर आपकी नेक्स्ट टर्म क्या है? नेक्स्ट टर्म आपके पास यहाँ पे पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ अभी, रियल पावर, रिएक्टिव पावर, एफरेंट पावर। नेक्स्ट आपका आता है रियल पावर, रिएक्टिव पावर, एफरेंट पावर। तो देखो एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी बन के आता है, या तो यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन निकल के आ सकता है, या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी निकल के आ जाता है। बट यहाँ से कंफर्म एक क्वेश्चन तो 2 मार्क्स का आएगा ही आएगा। यहाँ से भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन निकल के आ जाता है कई बार कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, रिएक्टिव पावर, एफरेंट पावर पूछ ले, रियल, रिएक्टिव, एफरेंट पावर पूछ ले तीनों। तो आपको इनको सिंपल वे में एक्सप्लेन करना है बेस्ड ऑन 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो अपन देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझना है आज। रियल पावर, रिएक्टिव पावर, एफरेंट पावर की बात करें तो कैसे डिफाइन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए। वापस मैं एक बार समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, फिर डिटेल में इसको पढ़ना ही पढ़ना है, डिटेल में तो इसको पढ़ना ही पढ़ना है कि रियल पावर, रिएक्टिव पावर, एफरेंट पावर की बात करें बेटा, तो देखो रियल पावर को कैसे डिफाइन करते हैं? पी से। रियल पावर कैसे डिफाइन करते थे? पी से। पी को कैसे डिफाइन करते थे? सर हमने तो पढ़ा है, आपने पढ़ा है V इक्वल्स टू वी आई। तो P इक्वल्स टू वी आई होता है बेटा डीसी के केस में, डायरेक्ट करंट की केस। बट हमें तो पढ़ना यहाँ पे एसी है, तो जब मैं एसी की बात करूंगा तब V इक्वल्स टू वी आई नहीं आएगा। उस केस में क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा P। P क्या होता है? वी आई कोस फाई। क्या है ये? रियल पावर है। क्या है ये? ये आपकी रियल पावर है। Q क्या होता है? रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर को कैसे डिफाइन करते हैं? वी आई साइन फाई से। ये सारी चीजें अपन को डिटेल में पढ़नी है। रिएक्टिव पावर, Q क्या है आपका? रिएक्टिव पावर है जिसको अपन Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर एफरेंट पावर क्या हो जाएगी? S। S को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? VI से। ये होगी आपके पास एफरेंट पावर। एफरेंट पावर, ये हो गया आपका एफरेंट पावर हो गया। अब इनकी यूनिट्स की बात करें सर, यूनिट्स क्या होती है तो वो भी पता होना चाहिए। अगर मैं इनकी यूनिट लिखता हूँ बेटा, तो रियल पावर की यूनिट होती है वॉट, रिएक्टिव पावर की यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ये बात बस अपन डिटेल में पढ़ेंगे आज। एक बार रिवाइज माइंड को सेट करना है, यूनिट 2 के लिए उसको अकॉर्डिंग सेट करना है। वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर। सर अगर ये हो गया तो इनका अगर मान लो अगर डायग्राम बनाए तो देखो, जब अपन इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं तो उसको बोलते हैं अपन पावर ट्रायंगल। पावर ट्रायंगल क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पावर ट्रायंगल के नाम से पूछा हुआ है। पावर ट्रायंगल, डिफाइन द पावर ट्रायंगल। तो बच्चा बोलता है यार पावर सर ट्रायंगल। रिएक्टिव पावर के यूनिट बताओ सर एक बार। रिएक्टिव पावर यूनिट वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। वोल्ट, ए का मतलब एम्पियर, आर का मतलब रिएक्टिव। वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव फुल फॉर्म बोलते ऐसी है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर? VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। अब बात आती है सर, आ जाता है कई बार एग्जाम में पावर ट्रायंगल। तो पावर ट्रायंगल क्या है? कुछ अलग से कुछ अलग चीज नहीं है। पावर ट्रायंगल सिंपल एक तीनों ट्रायंगल का मिक्सचर है। तो देखो रियल पावर की बात करें, रिएक्टिव पावर, एफरेंट पावर। तो रियल पावर तो रियल है, मतलब रियल एक्सिस पे होगा P। रिएक्टिव पावर आपका इमेजिनरी एक्सिस पे होगा, मतलब Q। अगर इंडक्टर है तो लैगिंग में या लीडिंग में वो डिपेंड करता है। अब इन दोनों का अगर आप कोई रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हो तो आपका इसका जो दोनों का रिजल्टेंट आता है वो आ जाएगा S, एफरेंट पावर। एंगल कितना होगा? फाई। अब देखो अगर ये एंगल फाई है, अगर ये एंगल फाई है तो देखो एच पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी की वैल्यू अपन लिख सकते हैं एस कोस फाई, और क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से? एस साइन फाई। होता ही नहीं होता, इस तरह से करते हैं ना कि जिस एक्सिस के ऊपर बेस है तो उसको अपन कोस लेते हैं, दूसरा अपन साइन हो जाता है। अब अगर एस साइन फाई तो एस की वैल्यू क्या है? वी आई। तो पी की वैल्यू यहाँ से सर निकल स्क्रीन जाएगा ब्लर आ रही है।
भैया सबकी स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं है नो सर, सर। सही नो सही है। चलो सर। बेटा नो सर। अब हो गई सर, नो अब सर। सही हो गई। ओके बिल्कुल ओके नहीं ओके आ रही। ओके 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 बेटा प्लीज म्यूट म्यूट। तो बेटा जिसकी अगर थोड़ी ब्लर आ रही है तो बेटा एक बार उसको, आपकी स्क्रीन आपके पास ही है। अब हो गई सर, सही हो गई अब। चलो वो क्या है, कई बार नेट का इशू हो जाता है। वो क्या है, कई बार जब रनिंग में चलता है ना तो एक बार आपको ग्रिल दिखेगा कि जैसे मैं स्टॉप करूंगा तो क्लीन हो जाएगा। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी की बैंडविड्थ से आपके पास नेट आ रहा है। तो P इक्वल्स टू वी आई कोस फाइव हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास वी एस क्या है, वी आई, तो वी आई साइन फाइव हो जाएगा। इस तरह से आपको पावर ट्राइंगल भी पूछ ले तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये अभी हम प्रॉपर वे में और डिस्कस करेंगे, प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे। हाँ तनु बोलो बेटा। तनु बोलो बेटा, म्यूट आप। हाँ अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछो बेटा, बोलो। तनु अपने आप को अनम्यूट करो और बोलो, क्या डाउट है? हैंड राइज किया आपने, गलती से हो गया, कोई बात नहीं। तो देखो ये आपका पार्ट वन है। पार्ट वन है क्या, रिप्रेजेंटेटिव साइनसोइडल वेवफॉर्म, आपको एवरेज वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आर। प्लीज 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 म्यूट म्यूट फोन है, प्लीज म्यूट, नॉइज प्रोड्यूस मत करो बेटा। तो ये हो जाएगा P इक्वल टू वी आई कोस फाइव, P इक्वल टू वी आई साइन फाइव। ये हो गया आपका पावर ट्राइंगल। और इसी पे व्यास पर अपन पावर फैक्टर भी कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे? प्रॉपर वे में स्टडी करेंगे, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। तो ये हो गया आपका पार्ट वन, कि हमें पार्ट वन में क्या क्या पढ़ना है उसको अपने देख लिया। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पार्ट सी। पार्ट सी जो है बेटा, पार्ट थ्री जो देखो अपना पार्ट थर्ड पे वो मूव करता है। पार्ट थर्ड क्या है? पार्ट थर्ड है थ्री फेज बैलेंस सर्किट्स, थ्री फेज बैलेंस सर्किट। और उसकी भी पे हमें इसको वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप फाइंड करना है स्टार और डेल्टा कनेक्शंस के अंदर। तो देखो स्टार और डेल्टा कनेक्शंस क्या होते हैं ये भी सीखना जरूरी है। थ्री फेज क्या होता है, आर वाई बी। आपने अभी तक 12th क्लास तक सिंगल फेज ही पढ़ा है, अब आपको थ्री फेज की स्टडी करनी है। थ्री फेज मतलब आपको रजिस्टर पढ़ना है, इंडक्टर पढ़ना है, सॉरी आर वाई बी, थ्री फेज है आर वाई बी। स्टार कैसा होता है, ये आपका स्टार बन जाएगा। डेल्टा कैसा होता है, ये आपका डेल्टा बन जाएगा। और इन तीनों पर जब मैं थ्री फेज अप्लाई करता हूँ, जैसे यहाँ पे आर, यहाँ वाई, यहाँ बी, यहाँ पे आर, यहाँ पे वाई, यहाँ बी, तो डिफरेंट इन तीनों केस में मुझे वोल्टेज और करंट की रिलेशनशिप बनानी है, उनका प्रॉपर डायग्राम बनाना है, एक्सप्लेन करना है, डेरिवेशंस करना है। और पार्ट जो मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया था उस दिन मैंने आपको बताया था किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में देखा जाए तो पार्ट थ्री जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वहाँ से यहाँ से आपका एक क्वेश्चन निकल के आता है 15 मार्क्स का क्वेश्चन पार्ट सी से। थ्री फेज से आपका क्वेश्चन पार्ट सी में निकल के आता है जो 15 मार्क्स का बनता है। ओके, तो कैसे करना है वो अपन प्रॉपर वे में स्टडी करेंगे। ये आपके लिए बिल्कुल न्यू है, पार्ट सी आपके लिए बिल्कुल न्यू है, पर अपन प्रॉपर वे में स्टडी करते हुए आराम से करेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? ओके, अगर कोई डाउट नहीं है तो अपन आगे चलते हैं। कोई डाउट नहीं है तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन स्टार्ट करते हैं सिंपल वे में इसको स्टडी करना, यूनिट को वन बाय वन। इसको मैं छोड़ देता हूँ तो ये एवरेज मैंने लिखना भूल गया था। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हमारा एक हेडिंग लेते हैं अपन। फर्स्ट हेडिंग में लेता हूँ क्या, जो आपको फर्स्ट हेडिंग क्या थी? फर्स्ट हेडिंग थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसॉइडल वेवफॉर्म्स। तो मैं स्टार्ट करता हूँ हेडिंग से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसॉइडल वेवफॉर्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसॉइडल वेवफॉर्म। ध्यान से सुनना है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले दिलवा दूंगा मैं, बट अभी लिखना कुछ भी नहीं है आज, क्योंकि मैं इनको प्रॉपर वे में आपको नोट्स बनवाऊंगा, लिखवा भी दूंगा सारी चीज़ें।
परेशान बिल्कुल नहीं होना। अब ध्यान से समझो, रिप्रेजेंटेशन और साइनसोइडल वेवफॉर्म की बात करें तो अपन किसी भी साइनसोइडल वेवफॉर्म को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक दिस। मैंने कंसीडर किया एक साइनसोइडल वेवफॉर्म को, मैंने कंसीडर कर लिया यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा टी। मेरे पास कुछ साइनसोइडल वेवफॉर्म यहाँ पे मूव कर रही है, ये लो, ये साइनसोइडल वेवफॉर्म है, जीरो से स्टार्ट में। क्या है ये? करंट है। क्या है? करंट है आई। जीरो से स्टार्ट होगा, फर्स्ट हाफ साइकिल कब तक कवर करेगा? पाई में। सेकेंड 2 पाई में। ये देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जिसका एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा? आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी, विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा टी वेरी कर रहा है। तो इसको अगर मैं बोलूँ कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसोइडल वेवफॉर्म को, तो वी रिप्रेजेंट द एनी साइनसोइडल वेवफॉर्म लाइक दिस। कैसे रिप्रेजेंट करता है? साइनसोइडल वेवफॉर्म इज रिप्रेजेंट बाय द एक्सप्रेशन, साइनसोइडल वेवफॉर्म रिप्रेजेंट बाय द एक्सप्रेशन। किस कौन सा एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी। इस इक्वेशन से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं साइन वेवफॉर्म इसलिए। ओके, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो देखो ये आई क्या है, यहाँ पर आपका आई रिप्रेजेंट कर रहा है इंस्टेंटेनियस वैल्यू को। इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इंस्टेंटेनियस क्या है कि एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वेरी करना, कि मेरे पास यहाँ पे जो स्मॉल आई है वो डिपेंड कर रहा है टाइम पे, स्मॉल आई डिपेंड कर रहा है टाइम पे। मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होगा आपका हर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आई की वैल्यू चेंज होगी। जैसे जब टाइम जीरो है तो वैल्यू यहाँ है, आफ्टर सम टाइम आपके पास वैल्यू यहाँ जाएगी, कुछ टाइम बाद यहाँ, कभी यहाँ पर होगी, कभी यहाँ पर, मतलब हर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपकी वैल्यू क्या हो रही है? चेंज होती जा रही है। ये रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू को। कौन? स्मॉल आई रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ओके, तो सर अगर ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आई एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आई एम मतलब एम मतलब मैक्सिमम, तो ये रिप्रेजेंट करता है पीक वैल्यू को। पीक वैल्यू, पीक या हम बोल सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है किसकी? साइनसोइडल वेवफॉर्म की। कैसे? यहाँ देखते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। यहाँ देखो, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये है पॉजिटिव में आई एम मैक्सिमम वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम में, और ये है नेगेटिव में वैल्यू मैक्सिमम माइनस का आई एम। तो ये है मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव में और नेगेटिव में। तो किस वैल्यू पर अकर होगा? तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है नहीं होती है? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अगर साइन 90 की वैल्यू 1 है, दैट इज आपके पास मैक्सिमम वैल्यू कब अकर होगी? पॉजिटिव की और नेगेटिव की मैक्सिमम वैल्यू कब अकर होगी? साइन 90 पे, मतलब पाई/2 पर। और नेगेटिव की कब अकर होगी? 270 पे, मतलब मीन 3 पाई/2 पर। मतलब अगर हम बात करेंगे वैल्यूज लिखने की कोशिश करें तो क्या लिख सकते हैं कि ये जीरो है, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है, ये कितना है? 180 डिग्री है, ये कितना है? 270 है, और ये कितना है? 360 डिग्री है। और इस तरह से वेवफॉर्म आपकी कंटिन्यू रनिंग में रहती है और आगे चल जाएगी और कंटिन्यू चलती रहेगी। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस और मैक्सिमम वैल्यू टाइम पे डिपेंड होगी। ओमेगा टी क्या है? ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है क्या ओमेगा, जिसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रेडियन। तो बात करें ओमेगा क्या है? ओमेगा है आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन। ओके, ओमेगा को कैसे डिफाइन करते हैं? ओमेगा को रिप्रेजेंट करता है बाय द 2 पाई एफ। ओमेगा को कैसे डिफाइन करते हैं? 2 पाई एफ। एफ क्या है? एफ है आपके पास फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी या बोल सकते हो पावर फ्रीक्वेंसी। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है बेटा आपके पास हर्ट्ज।
इंडिया में कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है? 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही है। इंडिया में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपके पास आ रही है। ओके, ये कुछ टर्म्स हो गए एक्सप्रेशन से, आई से पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। अब अनदर इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं, ये पता होना चाहिए। तो देखो, आपको ये पता लग गया मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कि कोई भी साइनसॉइडल वेवफॉर्म की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास IM है, मतलब जिस पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू तक वो रीच कर रहा है वो आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया, इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गया है। अब बात आती है कि हमने यहाँ देखा कि जो मेरे पास साइनसॉइडल वेवफॉर्म है वो हर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में रिपीट हो रही है। वो रिपीट कब होगी? अपना कंप्लीट साइकिल कवर करने के बाद। मतलब जैसे 0 से स्टार्ट किया तो वापस 2 पाई, 2 पाई के बाद में वापस रिपीट करेगी 4 पाई तक, फिर वापस रिपीट करेगी, मतलब ये हैंड्स ऑन चलती चली जाएगी। तो ये जो 0 से 2 पाई तक का जो टाइम पीरियड है जिसमें इसने अपना कंप्लीट साइकिल कवर कर लिया है, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। मतलब टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? टाइम पीरियड की डेफिनेशन हो जाएगी द टाइम टेकन बाय द अल्टरनेटिव क्वांटिटी टू कवर वन साइकिल। टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन फॉर द क्वांटिटी टू कंप्लीट द वन साइकिल। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? टाइम टेकन बाय अल्टरनेटिव क्वांटिटी, टाइम टेकन बाय एन AC quantity to complete one cycle. To complete one cycle is called time period. टाइम पीरियड डिफाइन किससे करते हैं? कैपिटल T से। ओके, चलो ठीक है सर, ये भी हो गया। फिर बात आती है यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म फ्रीक्वेंसी की। सर फ्रीक्वेंसी समझाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? यार यही तो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? किससे डिफाइन करते हैं? स्मॉल एफ से। कई जगह आपको एन से भी मिलेगा, कई जगह म्यू से भी मिलेगा, पर मैं स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यूनिट क्या होती है इसकी? हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है कि आपकी किस स्पीड से आपके पास AC साइनसॉइडल वेवफॉर्म रन कर रही है, मतलब कितने एक सेकंड में कितने साइकिल्स पास हो जाएंगे, कितने साइकिल्स कवर होंगे इन द 1 सेकंड इज सो फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी डेफिनेशन? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स अकर इन द 1 सेकंड। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स अकर इन द 1 सेकंड। फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं? डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड। नंबर ऑफ साइकिल अकर सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर बोल ही नहीं देता, आवाज कहाँ से आएगी? हेलो। हाँ अब हाँ हाँ सर। हेलो। हाँ, मैंने क्या हाँ बेटा, सर अभी आ जो गए हाँ सर, आ गई आ गई। नेटवर्क इशू हो गया था, आ इसलिए गई क्या अब स्क्रीन विजिबल है? अब वॉइस आ रही है क्लियर? यस सर यस आ सर, रही है यस सर सर। सर। यस सर। सर आ रही है। यस ओके ओके, चलो अपन स्टार्ट करते हैं, वापस इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखो फ्रीक्वेंसी बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ साइकिल्स अकर इन द 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितने साइकिल्स अकर होंगे? नंबर ऑफ साइकिल्स अकर इन द 1 सेकंड। और इसका फॉर्मूला कैसे डिफाइन करते हैं? F इक्वल टू 1/T। तो ये हो गया आपकी फ्रीक्वेंसी। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करने के लिए, अगर अपन चाहें तो ये भी चेक कर सकते हैं कि यार एक सेकंड में कितने साइकिल कवर होंगे, वो है फ्रीक्वेंसी। तो कितने साइकिल कवर होते हैं एक सेकंड में? 50 हर्ट्ज अगर फ्रीक्वेंसी है, मतलब इन द 1 सेकंड आपके पास 50 साइकिल्स पास हो जाते हैं एक सेकंड में। तो बात आती है तो सर एक साइकिल को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म को कार होने में, पास होने में कितना टाइम लगता है? तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर T इक्वल टू हो जाएगा 1/F। अगर T इक्वल टू 1/F है, F कितना है? 1/50। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? टाइम पीरियड आ जाएगा 0.02 सेकेंड। मीन्स वन फ्रीक्वेंसी को एक साइकिल को पास होने में कितना टाइम लगता है? 0.02 सेकेंड इन इंडिया। इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज।
तो 1 सेकंड में आपके पास 1 साइकिल जो है अल्टरनेटिव क्वांटिटी का वो 0.02 सेकंड में पास हो जाता है। ये हो गया आज का बेसिक कंसेप्ट सारा क्लियर। तो यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकता है बेटा। क्लियर है? और अगर क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इस वाले का एक बार पढ़ने की कोशिश करना, इसको पढ़ लेना और छोटा मोटा जो भी आपको पॉइंट्स हैं कुछ कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना। बाकी मैं कल डेफिनेशन प्रॉपर वे में लिखाऊंगा, ठीक है? पर एक बार ये सारा पॉइंट्स सिंपल वे में एक बार नोट करके रख लेना, फिर अपन कल प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह सब करेंगे कवर। ओके सर हाँ बेटा। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो प्लीज।